हेलो गाइस, वेलकम टू द इंस्पायरिंग माइंड्स। और अब हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का। इस सेकेंड लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी चीज़ को स्टार्ट करने से, अगर कहीं लिखने से पहले एक बार पेन अपना चेक कर लेना है कि हाँ पेन लीक तो नहीं हो रही है, या पेन में कितना मतलब कि कितनी इंक है, प्रॉपर पेपर भर लिख लोगे कि नहीं। सो इस कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, if you then start with the first one, and second one, this one is most important. Okay, so here I am going to revise something which you already know, and something which I will tell that is according to the strictly based on the NBME, National Board of Medical Examination of USA. Okay, so let's begin. Here I have given, in the last video I told you about the introduction of the pharmacology. वहाँ पर मैंने ये बताया कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं, और उसके सोर्स क्या होते हैं, पाथ डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये सारे चीज़ कवर हो चुके हैं लास्ट वीडियो में। और अब इस वीडियो में क्या है कि दिस वन इज द सेकेंड वीडियो आई हैव गिवन द नेम द एंजाइम काइनेटिक्स इन द फार्माकोलॉजी. Enzyme kinetics is pharmacology. Why it is important? See, guys, last I told you that I give you the path of from source to the doctor's table. Doctor prescribed that drug to treat the disease, but here it is very important to know that what exactly that drug do. अब हमें कुछ पता होता है कि कोई चीज़ एक सिंप्लीफाइड या सिमिलरली एक्ट कर रही है, तो हम उसके बारे में इजिली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैरेलल एनालिसिस दे रहा हूँ जो बहुत कंफ्यूज कर देता है जब हम बुक से स्टडी करते हैं। अगर डायरेक्टली इफ यू आर स्टडीइंग द थ्योरी, तो थ्योरी में क्या होता है कि वो एक पॉइंट पे हमको ऐसा लगने लगता है कि वो अलग है, तो थिंग्स आर सिमिलर। नाम चेंज होने से चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो जाता, ठीक। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर कैच करने की कोशिश करूँगा। सो लास्ट मैंने ड्रॉप किया था ड्रग पे। जो ड्रग उसके एज अ डॉक्टर उसके फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब करता है उसके पास आ गया। ड्रग दिया जाता है बॉडी पे इफेक्ट करने के लिए। बट गाइस, अब ड्रग वो सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जो बॉडी जो मतलब कि एक पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बॉडी को मॉडिफाई या तो फिर ट्रीट करने के लिए किया यूज होता है। सिंपली दैट डजंट मीन कि ड्रग डायरेक्टली जाकर ऊपर उसके ऊपर लड़ रहा है। अगर तुमने ड्रग किसी को दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ड्रग जाकर उसके ऊपर से हो रहा है। हम उसको इनहेल करते हैं, खाते हैं, या तो फिर लगाते हैं, या तो फिर मतलब इंट्रावेनस जाता है। ओके, तो वो कहाँ जा रहा है? हमारे ब्लड में जा रहा है। ओके, ब्लड में जा रहा है, बॉडी फ्लूइड से इंटरेक्ट कर रहा है। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर टिश्यू हैं, सेल्स हैं, एक मॉलिकुलर लेवल पे उसका इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि ड्रग की इंट्रैक्शन मॉलिकुलर लेवल पे होती है, कभी किसी ऑर्गन लेवल पे नहीं होती है, कभी किसी सिस्टम के लेवल पे नहीं होती है। वो सिस्टम के अगर सिस्टम पे वो रिप्रोड्यूस फार्माकोडायनेमिक्स में होता है। कभी कोई ड्रग पूरा का पूरा सिस्टम नहीं लेता है, वो एक मॉलिकुलर लेवल पे इंटरेक्ट करता है कि हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, और यू कैन से कि लाइपोफिलिक है या लाइपोफोबिक है। उसके बिहाफ पे ड्रग का इंटरेक्शन होता है। अब ड्रग दे दिया गया बॉडी में, अब बॉडी में वो मॉलिकुलर लेवल की मैकेनिज्म हो रही है। अब उस मैकेनिज्म को सिमिलर समझने के लिए एंजाइम काइनेटिक्स टर्म यूज मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअली एंजाइम होते क्या हैं? दे आर द प्रोटीन डिराइव्ड स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which help to the biochemical reactions which is taking place inside of any living organisms. Okay, it may be lots of forms of enzymes are there, hydrolases, catalases, nucleases. Okay, so इस चीज से कभी घबराना नहीं है। एंजाइम्स कई टाइप के होते हैं, पर एंजाइम का यहाँ पर वर्क के बेसिस पे। बायोकेमिस्ट्री में जिनसे मिस हो गया है, मैं यहाँ पर एंजाइम्स के फंक्शन को साथ साथ लेके बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा रिवाइज भी हो जाए। सो एंजाइम काइनेटिक्स को हम समहाउ अगर केमिस्ट्री के टर्म में बोलें तो बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट और एंजाइम को मैंने ऑलमोस्ट एनालॉग में क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों का इंपैक्ट ओवर द सबस्ट्रेट, और यू कैन से द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, उनका रिजल्ट या वे ही सेम होता है। अब रास्ता सेम होने से कभी ये थोड़ी बोल सकते हैं अब उनको रिजल्ट सिमिलर देना है। अब रास्ता सेम है इनका, लेकिन बात क्या है कि वो एक पैरेलल वे में चल रहे हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में चल रहा है और ये नॉन लिविंग में चल रहा है। ओके, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। इस तरीके से एनालॉग के तरीके से काम करते हैं।
सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोडक्ट ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि बहुत माइक्रोसेकंड के लिए ट्रांजिएंट स्टेट में होता है, फिर प्रोडक्ट बन के कैटलिस्ट निकल जाता है या एंजाइम निकल जाता है। तुम एंजाइम को यहाँ पे कह सकते हो। सिंपल पाथवे, सिंपल सा यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद ड्रग से बॉडी पे मॉलिक्यूलर लेवल के एक्शन पे कुछ थ्योरीज दी गई। ये थ्योरीज अगर यूएसए के टर्म में बोलें तो फर्स्ट वन मिखाइलिस मेंटन काइनेटिक्स और दूसरा है लाइनवेवर बर्क प्लॉट। तो पहला वाला जो है मिखाइलिस मेंटन काइनेटिक्स, मैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। फिर से मैं आपको 11th क्लास के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ जहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो इक्विलिब्रियम या तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली जब दिए जाते हैं जहाँ पर हम वीक एसिड वीक बेस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसोसिएट हो जाते हैं। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल अपने आयंस को जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो एक फ्री आयन स्टेट में होता है, फिर कॉन्जुगेट हो जाता है। हम एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि हाँ इतना ही इसमें फ्री आयन है और इतने ही कॉन्जुगेट है। ये इक्विलिब्रियम की खासियत होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशियो पे कांस्टेंट बना सकते हैं कि हाँ हम जितनी बार इसके को निकालेंगे उतनी बार प्रोडक्ट के रेशियो रिएक्टेंट के रेशियो में इतना डिफरेंस आएगा। हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, यहां पर उससे थोड़ा सा आगे। सो मिखाइलिस मेंटन काइनेटिक्स सेज कि व्हेन enzyme or somehow you can say the catalyst in the biochemical term enzyme, they react with the substrate, they form a hyperbolic curve that is known as Michaelis-Menten kinetics. Michaelis-Menten kinetics or Michaelis-Menten curve. IFM के क्वेश्चन में this term was used. अब ये होता क्या है हम सबको पता है, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है और एक साइड वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, और उसके बाद यहाँ पर ये वी मैक्स पे ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। ये होता है इसका इनिशियल पॉइंट एक्सपोनेंशियल, फिर सैचुरेशन आ जाता है। अगर और सिमिलर समझना चाहो तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम है और यहाँ पे प्रोडक्ट और एंजाइम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब एंजाइम होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी के बिहाफ पे उन्होंने कर्व बनाया। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कर्व आई वांट टू मेक इट क्लियर कि कहीं कॉन्सेप्ट्स हमारे कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना हो। जो तुम्हें पता है उसके साथ इसको मत मिक्स करना। ये एंजाइम की एक्टिविटी की बात कर रहा है। अब ये एंजाइम जो है कैसे वर्क कर रहा है, एंजाइम्स की कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे वर्क कर रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज इट विद द अनदर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम अगर हम कैटलिस्ट के सपोर्ट में करके एक चीज देखें, ये ग्राफ कंपेरेटिवली एग्जैक्टली या तो फिर तुम कह सकते हो पूरी तरीके से डिफरेंट है। यहां पर क्या होता है कि एक हमने जो पढ़ा हुआ है वो अलग है। इट इज लाइक कि ये टाइम है, टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक, और ये कह सकते हैं वेलोसिटी। अगर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, ये होता है सबस्ट्रेट, यहां पे बनता है प्रोडक्ट, ठीक, लाइक यू कैन से दिस वे। ये 12th क्लास में अगर पढ़े होगे तो उस वक्त ध्यान होगा तुम्हें कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का ये ऐसे जाता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है और सबस्ट्रेट जो वेलोसिटी होती है उसको हम लेवल में बोल देते हैं कि हाँ ये रिएक्शन अकर हो रहा है, और ये प्रोडक्ट का अमाउंट होता है, कंसंट्रेशन, ये ऐसे ऐसे करके जाता है। जब कैटलिस्ट के प्रेजेंट में क्या होता है कि ये सिंपली ये यहाँ से यहाँ जो पहुँचने का टाइम होता है वो डिक्रीज कर देता है। एक फिर से क्लियरली बताना चाहूँगा मैं, ताकि दोबारा मुझे फिर से न बताना पड़े, एक ही बार में इसको समझ लो। मैं न्यू कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। इसका होता क्या है कि यहाँ पे ऐसे करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट से लेके, ठीक है। या तो प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आकर प्रोडक्ट बन जाता है, पड़ जाता है। ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के लिए बोल दो, सिंपली सी बात है टाइम, और यहाँ पे होता है वेलोसिटी। इसमें होता क्या है कि जब हम ऐड कर देते हैं एंजाइम या तो कैटलिस्ट क्या करता है कि उसके टाइम को रिड्यूस कर देता है और कंसंट्रेशन पे जल्दी पहुंच जाता है। ये तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो कभी इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल कांस्टेंट सेम होते हैं, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट।
कंपैरेटिवली एनालिसिस में इनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या तो फिर इक्विलिब्रियम के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा इन फार्माकोडायनेमिक्स में। अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और यहाँ पर हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो वो एंजाइम एक्टिविटी ये ऐसी वाली है जहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम अपना फंक्शन कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं। उस बेसिस पे मिखाइलिस मेंटन की काइनेटिक्स में उन्होंने कहा कि हाइपरबोलिक कर्व बनाता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और उसी के साथ एक लेवल पे जाकर सैचुरेट होता है। ये हाइपरबोलिक कर्व में जो Km होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी ऑफ ड्रग टू द सबस्ट्रेट। एफिनिटी ऑफ ड्रग टू सबस्ट्रेट, इसी को तुम समहाउ सिमिलर टू द कैटलिस्ट और एंजाइम बोल सकते हो। एफिनिटी ऑफ ड्रग टू द सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट के साथ, सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होता है, ये ड्रग को ही मान लो। अब ड्रग सबस्ट्रेट के साथ अगर स्टिक करने के बाद एक प्रोडक्ट देता है, ठीक, अब तुम्हें ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत माइक्रो सेकंड के लिए आता है। अब यहाँ पर अगर इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, एफिनिटी ऑफ ड्रग ज़्यादा होगी, Km होता क्या है, Km सिंपली को हम ये कह सकते हैं, Km इज द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और यू कैन से प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट। अब अगर एफिनिटी ऑफ ड्रग टू सबस्ट्रेट से ज़्यादा है, सिंपली Km P/S। अगर इससे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा, मतलब Km की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर सबस्ट्रेट वर्क करता है, हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड, हमारे अंदर का जो भी जिस चीज़ पे एक्ट करने जा रहा है ड्रग। तो हम यहाँ पर चीज़ को सिंपली ये समझ सकते हैं कि उन्होंने 3 ऐसे पॉइंट्स दिए मिखाइलिस मेंटन काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। द फर्स्ट वन, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है एफिनिटी ऑफ ड्रग टू द सबस्ट्रेट। इफ एफिनिटी ऑफ ड्रग टू द सबस्ट्रेट इज हाई, then equilibrium constant will be low, and if equilibrium constant is low, that simply means that drug is not effective. That drug is highly effective with the proper chemical reaction. और दूसरा पॉइंट था Vmax, या तो वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम तब होती है जब एंजाइम कंसंट्रेशन हाई हो। एंजाइम कंसंट्रेशन हाई हो मतलब सिंपल को इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं एंड यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स। अब सबस्ट्रेट या कैटलिस्ट अगर कहा जाता है तो ये एंजाइम्स बाइंड थोड़ी होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद एंजाइम्स अपना निकल जाते हैं। पर होगा क्या, नॉर्मल बॉडी सर्कुलेशन में ये एंजाइम्स फिर से ब्लड में मिलेंगे और ब्लड से मिलने के बाद वापस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे एक्ट करेंगे, तो ये टाइम, ऑब्वियस सी बात है, टाइम ज़्यादा लेने वाला है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे फिर जाएंगे फिर वापस उसमें बाउंड होकर के मॉलिक्यूल एंजाइम कम है। लेकिन जब यही सपोज करो कि यहाँ पर 2 एंजाइम मॉलिक्यूल्स की जगह पर 5 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल, तो 4 बाइंड कर जाएंगे एक ही टाइम पे और जल्दी से प्रोडक्ट बना देंगे और फिर जल्दी से फ्री हो जाएंगे। हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। एंजाइम कंसंट्रेशन जब भी इंक्रीज होता है तब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। ओके, और द थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि Km को हम एक टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। Km वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हेन हाफ ऑफ द वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होने वाला है जब एंजाइम सैचुरेशन पे हो। एंजाइम एक्टिविटी सैचुरेशन का मतलब है कि अगर 4 एंजाइम हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 के चारों यूज हो रहे हैं, तभी सैचुरेशन होगा। और उसी पॉइंट पे, इसी सैचुरेशन वाले पॉइंट पे हम ये कह देते हैं कि जो ये मतलब कि इसका है एस एट वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम का जो हाफ होता है, हम वहाँ पे Km को निसार कर ये ऐसे मान लेते हैं तो हाफ मान लेते हैं। इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हर एक एंजाइम, हर एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के साथ ना अलग अलग इंटरेक्शन होता है, तो हम उस पर नहीं कर सकते। सिंपली याद क्या रखना है हमें, मिखाइलिस मेंटन काइनेटिक्स इज अ हाइपरबोलिक कर्व व्हिच डिफाइंस दैट एंजाइम्स एक्टिविटी इज directly proportional, inversely proportional to the equilibrium constant, and maximum velocity when there is a maximum concentration of the enzyme, because there is a maximum availability of the enzyme. And the third one, equilibrium constant, is the concentration of substrate at half of the
मैक्सिमम वेलोसिटी। अब होता क्या है कि अब इसमें हम एंजाइम्स की एक्टिविटीज को हम जानते हैं कि एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर से आ गई आगे, एंजाइम्स की एलोस्टेटिक साइट पे एक हम केमिकल मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, वो बाइंड होने के बाद उस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो या तो हम डायरेक्टली एंजाइम्स में, जैसे कि ये है, अब हम डायरेक्टली इसमें एक मॉडिफिकेशन कर दें किसी दूसरी चीज के एडिशन की वजह से, या तो इनडायरेक्टली हम इसी को हम पूरे के पूरे इसी को स्पॉइल कर दें। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इस एलोस्टेट जो साइट है सबस्ट्रेट पे, यहाँ पे हमने एक अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी कंपेरेटिव टू एंजाइम, क्योंकि एंजाइम कंसंट्रेशन ही तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। अब जब इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी तो होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट पे बाइंड करेगा, और बाउंड करने के बाद वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट एंजाइम के ओरिजिनल से डिफरेंट होगा। ये सिंपल सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है जब हम किसी को ड्रग देते हैं, जब बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स दिए गए, या तो फिर अल्फा ब्लॉकर्स दिए, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2, या तो बोल देते हैं डायमेटिक्स दे दिए गए, या तो समहाउ कह देते हैं कि कोई ड्रग की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के बिहाफ हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हमने ड्रग एक्टिविटी को ऐसे चेंज किया जाता है। एक बेसिक कंसेप्ट यही होता है जो मोस्टली कंफ्यूज करता रहता है कि कभी हम कहते हैं कि क्या हुआ है, सबके पीछे सिंपल सा रीजन होता है, या तो डायरेक्टली एलोस्टेटिक साइट पे बाइंड हो जाएगा या तो इनडायरेक्टली होगा, वो मॉलिक्यूल को ही तोड़ देगा। अब इसी को हम जब आगे देखते हैं बुक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े टर्म में ऐसे ऐसे करके दिया रहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जाते हैं, हमने एक ड्रग दे दिया, लीवोडोपा दे दिया, वो इस पे बाउंड कर दिया, तो वो ड्रग इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं आया। वही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। तो इसको लेके वी डोंट हैव टू कंफ्यूज। ओके, सो व्हेन मैक्सिमम व्हेन ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल यूज, then they are going to give the effect of correct maximum velocity product effect। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनका दूसरा कर्व, जो दूसरा वाला बताया गया है लैनेनबर्ग प्लॉट। अब वो प्लॉट एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है 1/, के फॉर्म में, एक छोटी सी मैथमेटिक्स यूज है, मैं जल्दी से उसे बताकर फिनिश करूंगा इस वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे हर जगह पे इस कंसेप्ट का यूज होगा। सो आई विल रिफर वॉच सेकेंड वीडियो, राइट? So just keep in mind and make notes of these things. It is going to be useful also in the biochemistry, clinical biochemistry, and also in physiology, right? So let's see the next slide. हाँ, तो अब हम आ गए सेकेंड स्लॉट, या तो फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस एंजाइम काइनेटिक्स। ओके, यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट के बारे में। पहले हमने देख लिया मिखाइलिस मेंटन काइनेटिक्स, जहाँ पर हमने देखा था कि जो Km की वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है अफिनिटी ऑफ द ड्रग विद द सबस्ट्रेट। यहाँ पे थोड़ा सा फिर सिर्फ डिफरेंस है, उसके बाद मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा एंजाइम काइनेटिक्स को, क्योंकि असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही आता है कि लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट में इन्होंने क्या किया है कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि V भी वही है, सबस्ट्रेट भी वही है, इन्होंने जस्ट 1/, कर दिया। ओके, इन्होंने हर चीज को मतलब कि 1/, के रेशियो में ग्राफ खींचा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स का ही इन्होंने टर्म यूज किया, उसका नाम है अनइनहिबिटेड। इस पे क्या इनके कंक्लूजन क्या निकाला कि जो y इंटरसेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v मैक्स। y इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर हम एक जनरल मैथमेटिक्स की बात करें, ये x होता है और ये वाला y होता है। y इंटरसेप्ट जो होता है v मैक्स के इनवर्सली होता है कि y इंटरसेप्ट ऊपर की साइड अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये है v और यहाँ पे है v मैक्स। ओके, अगर हम y इंटरसेप्ट को देखें यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v मैक्स। अगर हम y इंटरसेप्ट को बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है v मैक्स की वैल्यू और घटती जाएगी, क्योंकि 1/v मैक्स है, इट इज नॉट डायरेक्टली v मैक्स। सी डायरेक्टली यू कैन सी, पहला इन्होंने कंक्लूजन दिया था, और दूसरा दिया था कि जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो Km की वैल्यू डिक्रीज होगी।
समहाउ पिछले वाले में क्या था कि सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट हुआ, कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, एक्चुअली ग्राफ में होता क्या है, इस साइड पॉजिटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। दिस इज नॉट ईसीजी ग्राफ, ईसीजी का अलग होता है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इट्स नॉर्मल ग्राफ दैट ये जीरो से अगर हम राइट साइड शिफ्ट होते हैं तो राइट साइड शिफ्ट होने पे क्या हो रहा है, Km की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि अगर हम ग्राफ को, ये देखो हम और नीचे जा रहे हैं तो माइनस में अगर हम इधर देखें तो ऊपर की वैल्यू डाउन होती जा रही है, इधर आ रहा है। और राइट साइड शिफ्ट होने पे क्या हुआ कि जैसे कि ये वाला जैसे हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये और पास आ गया 1/Km की वैल्यू और पास आ गई, मतलब ये पॉजिटिव के और नज़दीक आ गई, लेकिन साथ ही साथ ये और ऊपर चला गया। ओके, और ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि जो y इंटरसेप्ट है वो और ऊपर जाएगा, एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने दूसरा कंक्लूजन ये दिया था। और तीसरा ये कहा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Km की वैल्यू इंक्रीज करता है। सी, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसी की बात की थी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या आ जाता है कि वो Vmax को तो क्रॉस करता है, लेकिन साथ ही साथ जो इनिशियल पॉइंट होता है, क्यों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है, वही सेम कॉन्सेप्ट कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेटिक साइट ऑफ सबस्ट्रेट के से बाउंड हो जाता है, और उसके बाद क्या करता है कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन या तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है या तो फिर होने लगता है। उस पर क्या करता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। ओके, और एंजाइम्स और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक जगह पे क्रॉस करते हैं लाइनवेयर-बर्ग प्लॉट में। तो आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, एंजाइम काइनेटिक्स में दो टाइप के ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, दो टाइप के ग्राफ को आपको याद रखना ही हमेशा। द फर्स्ट वन मिकाइलिस-मेंटन कर्व व्हिच इज हाइपरबोलिक कर्व, एंड द सेकंड वन लाइनवेयर-बर्ग प्लॉट। लाइनवेयर-बर्ग प्लॉट में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम्स या तो जो ड्रग एक्टिविटी वाला एंजाइम एक्टिविटी है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। और जो पहला वाला है वो है मिकाइलिस मेंटेन कर्व। उसमें क्या करना है कि वो सिंपली हाइपरबोलिक कर्व होता है और जो Km की वैल्यू होती है Vmax/2 पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, द सेकंड वीडियो ऑफ फार्माकोलॉजी, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फार्माकोकाइनेटिक्स, द वेरी फर्स्ट वन absorption, and then it will go distribution where we will see the bioavailability, clearance, dose, okay, and also in additional we will have drug administration or route of drug administration. So hope you like this video, like, share and subscribe, and keep watching the third one, because now we are going to inside the knowledge, the deepness of the pharmacology. Thank you.